थोड़ा सा चर्चा करूंगा लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में, यानी भाषा दोष के बारे में, और उसके बाद कुछ स्पेशल एजुकेशन से प्रश्न भी लूँगा। ठीक है, तो यानी 30 मिनट इसकी क्लास चलेगी और 30 मिनट के बाद आप लोगों की मैं क्लास लूँगा कुछ क्वेश्चन पर स्पेशल एजुकेशन संबंध में। तो अच्छा, लैंग्वेज डिसऑर्डर कहते किसे हैं? अभी हमने ऊपर देखा है स्पीच को लेकर, यानी वाणी से संबंधित कुछ विभिन्न प्रकार के हम लोगों ने उसको सीन भी किया था, कौन कौन से इसके टाइप है, जिसमें से मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि वाणी दोष में आपको उच्चारण संबंधी मिल सकते हैं दोष, ये बता चुका हूँ आपको। वाणीय संबंधी दोष मिल सकता है, ये भी बता चुका हूँ आप लोगों को। अच्छा, वाणीय में जानते हैं आप लोग अच्छे तरीके से, इसमें 3 तत्व शामिल होते हैं। जैसे एक पिच होता है, एक क्वालिटी होता है, एक लाउडनेस होता है। ये 3 बातें ध्यान रखिएगा, और ये आता है कहाँ पर आपका, ये आता है वाणीय दोष में। ठीक है भाई, तो ये 3 बातें आप ध्यान रखिएगा। एक पिच होगा, ठीक है, इसका आप खासकर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और एक होगा क्वालिटी, और एक आपका होगा लाउडनेस। ठीक है भाई, एक आपका लाउडनेस होगा। ये 3 चीज़ें जो होती हैं वाणीय दोष के अंतर्गत मिलता है देखने को हमें। और उसके बाद मैंने बताया था एक वाक, जैसे वाक या प्रवाह संबंधी दोष के बारे में बताया था। तो उसमें व्यक्ति की जो वाणी होती है वो कितनी धारा प्रवाह से या बिना रुके हुए या बिना किसी अक्षर शब्दों को दोहराते हुए बोलता है। यदि व्यक्ति रुक रुक कर बोलता है या कुछ शब्दों के उसके भागों को दोहराता है, तो इस कंडीशन में हम उसे बोलते हैं कि यह एक प्रवाह संबंधी दोष है। प्रवाह संबंधी दोष में क्या आप समझेंगे कि अक्षर या शब्दों को दोहराना, ये चीज़ें आप जरूर समझेंगे इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है, यह एक प्रकार का वाह है और वाक प्रवाह संबंधी दोष होता है। मैंने उसके बाद आप लोगों से एक चार टाइप के बताए थे। ये 4th नंबर था आपका कंठ संबंधी। और जो कंठ संबंधी दोष था वह एक प्रकार का स्वरमान संबंधी दोष होता है, जहाँ पर आपने देखा कि एक सामान्य स्वरमान, जैसे ऊंचा नीचा कंडीशन में बोलने के लिए। ठीक है भाई, तो कभी जो स्वर ऊंचा करके बोलना या कभी स्वर को नीचे करके बोलना। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलता है कंठ में। ऊंचे स्वर में बोलना, ये भी एक प्रकार का, जैसे हल्की आवाज़ भी एक प्रकार की आवाज़ को संबंध में गड़बड़ी मानी जाती है, हल्की आवाज़ भी। ठीक है, और अगर ज़्यादा ऊंची रहे तो भी वो गड़बड़ी मानी जा सकती है। ठीक है, तो ये कंठ संबंधी दोष होता है। ठीक है, एक रूखी आवाज़ हो जाए या हकलाना हो जाए, इस तरीके की जो बात होती है हम लोगों ने कल देखा था। अब हम शुरुआत कर रहे हैं लैंग्वेज, जो भाषा डिसऑर्डर है, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिसको भाषा दोष कहते हो। तो भाषा संबंधी जो विकार होता है किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, और बच्चों की भाषा विकास के लिए उसकी शारीरिक और बौद्धात्मक, देखिए मेरी बात को समझिएगा, एक होता है शारीरिक, एक होता है बोधात्मक मतलब समझ, और एक होता है संवेगात्मक, सामाजिक और वातावरणीय। ये कुछ पहलू होती हैं, इन्हीं पहलू को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है लैंग्वेज से संबंध में। ठीक है, अब देखिए जो लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है ये बच्चों में सामान्य रूप से कई टाइप में पाया जाता है। जैसे भाषा को ग्रहण करने में अगर दिक्कत हो रही तो भी एक प्रकार की ये क्या हो रही है, लैंग्वेज डिसऑर्डर है, अगर वो भाषा सही तरीके से एक्वायर नहीं कर पा रहा है। और यदि भाषा को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रहा है तो भी एक प्रकार से ये क्या होगी, आपका लैंग्वेज डिसऑर्डर हो जाएगा। और एक होता है मिश्रित समस्याएं, और मिश्रित समस्याएं जब भी कभी आप लोगों से मिले तो इससे ज़रूर सोच लेना कि कोई ना कोई चीज़ें ज़रूर, इसमें 2 चीज़ें जो है इन्वॉल्व होंगी। तो जैसे भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई थी तो ये भी एक प्रकार का दोष ही है, तो ये भी मिश्रित में आएगा, इसका पार्ट माना जाएगा। प्लस में अगर उसे भाषा व्यक्त करने में भी कठिनाई है तो भी एक प्रकार से यहाँ से दोनों टाइप में ले आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप सेपरेट अलग अलग पढ़ेंगे तो अलग अलग होता है कि भाषा ग्रहण करने में कठिनाई अलग होती है और भाषा व्यक्त करने में वो अलग होती है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि विलंब से वाणी एवं भाषा का विकास होना, तो एक प्रकार का लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंतर्गत माना जाता है। इसे कैसे, देखिए हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड जो कम सुनते हैं उसमें देर से बोलने का कारण लैंग्वेज डेवलपमेंट विकास या भाषा विकास देर होता है। तो श्रवण विकलांग बच्चों में भाषा विकास देर शुरू होने के कारण भाषा दोष होता है, और इस तरीके का 2 टाइप डिवाइड किया गया है। तो मेरी बात को आप लोग समझ भी गए होंगे अच्छी तरीके से कि हियरिंग इम्पेयरमेंट में ये बात कही गई है कि जो कम सुनते हैं
और उनमें देर से बोलने के कारण लैंग्वेज डेवलप होता है, और वो भी देरी से होता है, यानी विकास डिले है, तो यह एक प्रकार से हियरिंग एम्पेयरमेंट को कहा जाता है कि भाषा विकास जो है देरी से हुआ है, और यह एक कारण है लैंग्वेज डिसऑर्डर का। ठीक है, लैंग्वेज डिसऑर्डर का कारण क्या है? कारण ये है कि भाषा विकास उसका देरी से हुआ है। तो ये आप एक रीज़न देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है विलंब भाषा व वाणिज्य में दोष। तो और दूसरा बताया गया है एक अफेसिया। वही अफेसिया जो है वाचाघात कहा जाता है। अफेसिया को वाचाघात कहा जाता है। इंग्लिश में आपको अफेसिया मिलेगा और हिंदी में आपको वाचाघात मिल जाएगा ऐसे। तो आप तुरंत सोच लेना अफेसिया है ये। तो हम एक एक करके समझ लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़ होती है। देखिए यहाँ पर विलंब भाषा में वावाड़ीय में दोष के संबंध में कह रहा है कि बच्चों में जो विकास है उस भाषा विकास की बात कर रहा हूँ मैं। बच्चों में जो विकास की प्रक्रिया है वो देर से शुरू होती है, और यहाँ विकास की प्रक्रिया का अर्थ होने से कि दिव्यांग बबलिंग स्टेज जो लगभग 6 से 8 माह में के बीच में हो जाती है बबलिंग स्टेजेस। और लेकिन बच्चा 9 से 10 माह के बीच में यह विलंब वाली अगर आप देखिए कि अगर बच्चा, आप बबलिंग स्टेज जानते हैं कि 6 से लेकर 8 के बीच में आती है, 6 से लेकर 8 माह के बीच में आती है। और यदि यही बबलिंग स्टेज 6 से 8 के बजाय 9 या 10 महीने में होता है, तो यही लैंग्वेज डिसऑर्डर में एक टाइप माना गया था कि विलंब भाषा और वाणिज्य में दोष। तो एक प्रकार का यहाँ पर देरी से विकास होने वाली जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है। तो इसको दूर करने के लिए स्पीच थेरेपिस्ट को क्या किया जाता है? रिक्वायरमेंट, यानी एक प्रकार से थेरेपिस्ट दी जाती है, थेरेपी दी जाती है इसको दूर करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बबलिंग स्टेज 6 से 8 माह में आता है। किस विकृति को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर 6 से 8 के बजाय 9 से 10 माह या 1 से 2 साल के बीच इस तरीके से अगर क्वेश्चन में आए तो आप तुरंत समझ देना कि विलंब भाषा और वाणिज्य दोष में यह लैंग्वेज डिसऑर्डर का एक टाइप माना गया है, एक प्रकार माना गया है। अब मैं आपसे एक बात करने चल रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अच्छा देखिए, यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ विभिन्न प्रकार की चीज़ें भी आप लोगों को दिया गया है ना। आप इसको देख भी सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि इस समस्या को दूर करने के लिए उसके भाषावाड़ी विकास का ध्यान दिया जाना चाहिए। तो भाषावाड़ी का ध्यान देने का मतलब हो गया कि आप स्पीच पर ध्यान दें। तो पेरेंट्स होगा वो भी स्पीच पर ध्यान देगा, अगर स्कूल में जा रहा तो टीचर ध्यान देंगे या उस वहाँ का मैनेजमेंट ध्यान देगा। ठीक है, यहाँ पर वही बात कहने की कोशिश की जा रही है। देखिए दूसरी पॉइंट यहाँ पर बात करूँ मैं तो अफेसिया को ही बोला जाता है वाचाघात। अब ये होता क्या है, पहले तो सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए आप लोग। ये भी एक प्रकार का विकार होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको मैं स्टार लगा रहा हूँ तो कॉपी पर नोट डाउन भी करिएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये पार्ट बी का एक प्रश्न बनाया जा सकता है इससे। ठीक है, DSSB में। तो वाचाघात एक प्रकार का विकार है जो मस्तिष्कीय तंत्र को बताता है। मस्तिष्कीय तंत्र का मतलब आप समझ गए होंगे कि मस्तिष्क की क्रियाओं के बारे में बात कर रहा होगा। तो जो मस्तिष्क की तंत्रिकाएं होती है उन तंत्रिकाओं में कहीं ना कहीं पर वो खराबी आ जाती है। ठीक है, तो उन खराबी के कारण ये जो वाचाघात या जो आप अफेसिया देख रहे हैं, यही एक प्रकार का डिसेबिलिटी या एक प्रकार का डिसऑर्डर रिप्रेजेंट कर देता है लैंग्वेज का। ठीक है, और ये कहाँ से आ रहा है? अच्छा देखिए, आप लोग ऐसा ना समझिए कि मैं तो ये भी बता रहा हूँ कि पोलियो में भी आपका क्या होता है, जो ब्रेन होता है उसका सेरिब्रम वगैरह भी वहाँ पर क्या होता है, डिसबैलेंस, या आप कह लो कि एक प्रकार से खराबी वहाँ पर भी होती है। तो आपको ऑप्शन में पोलियो नहीं मिलेगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में यहाँ पर जो है उसने यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिलेगा स्पीच से संबंधित। ठीक है, सारे ऑप्शन जो मिलेंगे स्पीच से संबंधित मिलेंगे। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न बन जाए इस तरीके से कि मस्तिष्कीय तंत्र की खराबी के कारण कौन सी विकृति पाई जाती है, तो कौन सी विकृति पाई जाएगी, तो ऐसे में वहाँ पे भाषा लिखा रहेगा, लैंग्वेज लिखा रहेगा आपका, सॉरी भाषा लैंग्वेज तो एक ही हो जाएगा, और उसके बाद वाणी लिखा रहेगा आपका, है ना, इस तरीके का। या तो आपको सिंपल में दे देगा कि कोई और भी विकृति, कंठ से संबंधित विकृति दे देगा, कंठ समझ रहे होंगे आप लोग, या तो तालु के संबंध में विकृति दे देगा। ठीक है, मतलब मुंह के ही संबंध में, जहाँ पे स्पीच थेरेपी जो चीज़ आती है तो स्पीच से ही आने वाला है यहाँ पर ऑप्शन में भी। तो ऊट पटांग ऑप्शन भी नहीं आता है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो आगे बात करूँ तो मस्तिष्क का जो निर्माण होता है वो बहुत सी ऐसी जटिल कोशिकाएं हैं, कुछ सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, मतलब कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं जिसको आप जानते हैं फाइन, ठीक है, कोशिकाओं के रूप में। फाइन का मतलब होता है सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म होता है। तो यहाँ पे कुछ सूक्ष्म
आपको मिलेंगे। और मैं आपसे बात करूं तो कुछ जटिल कोशिकाएं मिलेंगी, उनका संरचना माना जाता है मस्तिष्क का। और ऐसी कंडीशन पर अगर बात करूं तो मस्तिष्क में कोई आघात, जैसे अगर मैं कहूं मुखी तंत्रिका में दुर्घटना हो जाए, तो मुख में दुर्घटना हो गई तो एक प्रकार से ये डिसबैलेंस कहाँ पर, ब्रेन पर इफेक्ट डालता है, मुख में। और यदि कोई तेज आवाज़ या मस्तिष्क तक खून पहुंचाने वाली कोई जो नली है या नलिकाएं हैं वो फट जाएं, जो मस्तिष्क तक खून पहुंचा रही है, बहुत सारे ऐसी नसें हैं हमारे अंदर, हम आप लोग जानते भी होंगे, बायो अगर पढ़े होंगे आप लोगों तो वहाँ पर आप समझ रहे मेरी बात की कि अगर वो नसें फट जाएंगी तो भी एक प्रकार से क्या बता रहा है कि वाचाघात बता देगा आपका, अफेसिया बता देगा आपका ये, ठीक है। तो मस्तिष्क का जो रक्त संचार सुचारू रूप से जब नहीं चलता है तो ऐसी विकृति वाचाघात को कहा जाता है। चलिए देख लीजिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, कह रहा है कि इसे डिसफासिया भी कहा जाता है। तो अफेसिया प्लस डिसफासिया भी इसको बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए अफेसिया अर्जित भाषाई जो दोष पाया जाता है, और यह एक सेरिब्रस लेफ्ट हेमीस्फेयर के किसी भाग के नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण, जिसकी वजह से भाषाई जो कार्य होता है उसमें समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए साफ शब्दों में मस्तिष्क का एक पार्ट के बारे में ही बात कर लिया कि सेरिब्रस लेफ्ट और हेमिस्फेयर किसी भाग को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है या क्षतिग्रस्त कर देता है। और मैं आपसे यही बोल रहा था कि ये पार्ट जो है आपका कहाँ का है, मस्तिष्की का है, मस्तिष्क से रिलेटेड है, यानी मस्तिष्की तंत्र का। और ये मस्तिष्की तंत्र में क्या किया है, खराबी किया है, इसी को बोला जाता है। तो जो अफेजिया बच्चों में पाया जाता है उसे डेवलपमेंट अफेजिया भी कहा जाता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊँगा, उसे आप ध्यान रखिएगा, यह आपका मस्तिष्कीय तंत्र से संबंधित है, पहली बात। और जब कभी आपसे बात पूछी जाए तो मुख्य रूप से जो ये आघात पहुंचाता है तो ये मुखी तंत्रिका में दुर्घटना या तेज आवाज़ या मस्तिष्क का खून पहुंचाने वाली जो नलिकाएं हैं, जो नली है वो फट जाना, या मस्तिष्क तक रक्त संचार जो है सुचारू रूप से ना हो पाना, यह एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर देता है लैंग्वेज डिसऑर्डर का वाचाघात, जिसको आप कहते हैं डिसफासिया, या इसी का नाम है अफासिया भी, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, अफासिया भी और डिसफासिया भी, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंतर्गत आप लोग देख रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे, आपको अच्छे तरीके से भी पता है यह बीमारी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जा सकती है, किन व्यक्ति में पाई जा सकती है, कौन से बच्चे में। तो देखिए बेसिकली जो सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, अब ऐसा आप लोग ना कहें कि सर सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चे ही होते तो ऑटिज़म वाले में नहीं होगा। देखिए मेरी बात को यहाँ पर समझाने का मतलब यह है मेरा कि सेरेब्रल पॉलिसी वाले जो बच्चे होते हैं ये बेसिकली ज़्यादातर मस्तिष्क से ही प्रभावित होते हैं। तो अधिकतम जो देखने को हमें मिलता है मस्तिष्क से संबंध में, क्योंकि मस्तिष्क का लकवा ही सेरेब्रल पॉलिसी को बोला गया है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। ये लिट्स ने ये बात कहा था 1860 में, आप लोगों को ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए था 1860 में। तो यहाँ जो सीपी है, सेरेब्रल पॉलिसी है ना, ये सेरेब्रल पॉलिसी को ये इसीलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया कि मस्तिष्की तंत्र को यह क्या करता है, खराब ही करता है। और यही रीज़न है कि जो वजाघात देख रहे हैं आप, कौन से बच्चों में देखते हैं ज़्यादातर, सेरेब्रल पॉलिसी में, ठीक है। और ऑप्शन में अगर आपको ऑटिज़म में भी मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आप सबसे ज़्यादा ऑटिज़म से अच्छा आप किसको ट्रिक लगाएंगे, सीपी को लगाएंगे, है ना, सबसे बेटर यही माना जाएगा आपका, ठीक है। तो सेरेब्रल पॉलिसी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में कुछ चीज़ें हैं, ठीक है भाई। आप देखिए यहाँ पर कहा है कि जो वाचाघात है जिसको आप अफेसिया डिसऑर्डर कहते हैं, इस दोष को टोटल लॉस ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। तो टोटल लॉस ऑफ स्पीच अगर किसी को कहा जाएगा तो आप किसको बोलोगे, वाचाघात को बोलोगे, अफेसिया को बोलोगे, डिसअफेसिया को बोलोगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। टोटल लॉस ऑफ स्पीच अफेसिया को ही कहते हैं हम लोग, है ना। और यही अफेसिया को 3 टाइप में भी डिवाइड किया गया है, तो इसे भी एक बार आप देख लीजिए तीनों टाइप का। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्सलेप्रेसिव अफेसिया होता है। ये जानते हैं क्या होता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये लैंग्वेज डिसऑर्डर से संबंधित कुछ बीमारी के बारे में बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में प्रश्न बना सकते हैं अपने आप में, ये है ना। तो एक होता है एक्सेप्रेसिव होता है, जब बोलने वाले को अपनी बात कहने में समस्या होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्रेसिव अफेसिया बोलते हैं, या आप इसे कह सकते हैं एक्सेप्रेसिव भी।
ठीक है। तो एक्सप्रेसिव बोल सकते हैं आप इसे। तो याद रखिएगा, बोलने वाले को अपनी बात कहने में, यानी कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, अभिव्यक्त करने में, है ना। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, समझे रहिए। हो सकता है ये सारे एक प्रश्न बना सकते हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो यह एक प्रकार का एक्सप्रेसिव कहा जाता है इसे। और यह मस्तिष्क का, हाँ हाँ, इसी को जो इसी को ना एक्सप्रेसिव को ही जो हम बोलते हैं, इसे एक्सले भी बोल सकते हैं, एक्से भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके कई नाम होते हैं, ठीक है, यही मैं बता रहा हूँ। एक्सप्रेसिव अफेजिया भी इसे आप कह सकते हो मंजू मैडम, ठीक है भाई, ठीक है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी आप इसे कहेंगे। यही बीमारी का जो अभिव्यक्त करने की बात कर रहे। देखो मैंने अभी एक चीज़ बताया कि जब भाषा को अभिव्यक्त करने की कठिनाई होती है, तो ऐसे में हमने ये बात बताया था कि पहले तो आप उसकी समस्या का आकलन करेंगे, फिर हम कुछ कारणों के बारे में जानेंगे, और जब हमें पता चल जाएगा बच्चों से कि ये चीज़ें जो है उसको दिक्कत हो रही है, ये शब्दों में दिक्कत हो रही है व्यक्त करने में, या इस भाषा को दिक्कत हो रही है व्यक्त करने में, तो हम इसको क्या करते हैं, थेरेपी वगैरह देते हैं। उसी से संबंधित ये भी है आपका, उसी से संबंधित है, एक्सप्रेसिव से ही। देखिए कोई ज्वाइन होना चाह रहा है शायद, आई थिंक मैं उन्हें ज्वाइन करता हूँ एक बार। गुलाम सर देखो अब चले गए, चलो ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप देख रहिएगा, इसे समझ रहिएगा, ठीक है। मंजू मैडम आपको समझ में आया कि जो चीज़ें अपनी को जो बोलने वाले को अपनी बात कहने में समस्या होती है, उसे कौन सी बीमारी कहते हैं, हाँ बताइए। हाँ हाँ, एक्सप्रेसिव, हाँ एक्सप्रेसिव अफेसिया कहते हैं। अब ये आप इंग्लिश है, हाँ इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी वर्ड तो देखो आपको बताऊं, आप ना इसका, ओके ओके ओके, मैं गया तो था उनको ज्वाइन करने, लेकिन वो हो नहीं पाए थे, चलो ठीक। हाँ ये देखो, हाँ ठीक है गुलाम सर, आप मैसेज छोड़ दिया करें, क्योंकि देखो मैं स्क्रीन पर था तो उस दौरान आपका जो है, ठीक है मैडम। ये जो आप देख रहे हैं एक्सप्रेसिव अफेसिया के बारे में ना, तो यह एक प्रकार का, ये मस्तिष्क का एक ब्रोकॉज एरिया होता है। एक कौन सा एरिया होता है, ब्रोकॉज एरिया होता है। ब्रोकॉज एरिया में, अब आपको मैंने बताया कि ये जो बेसिकली वाचाघात है, जिसको आप अफेसिया बोलते हो, ये मस्तिष्कीय तंत्र के खराबी के कारण होता है। ये आपको अच्छी तरीके से जब पता है कि लैंग्वेज डिसऑर्डर में होता है, तो वहीं पर एक एक्सप्रेसिव अफेसिया होता है, और ये मस्तिष्क का वो भाग है जिसको बोला जाता है ब्रोकॉज एरिया। उसको जब ये क्षति करेगा तो ये बीमारी देखने को हमें मिलती है लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंतर्गत। तो आपका यहाँ से एक नंबर जो है तैयार हो गया। बाय द वे अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आपका ये तैयार मिलेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ, रिसेप्टिव। अब यहाँ पे देखिए, रिसेप्टिव एक अफेसिया, ये भी एक प्रकार के लैंग्वेज डिसऑर्डर का ही एक टाइप माना गया है, अफेसिया का एक टाइप माना गया है। तो जो रिसेप्टिव है, इसमें मस्तिष्क का एक वर्निकेस एरिया होता है। मस्तिष्क का देखो, अब आपको बताओ ना, क्योंकि वो मस्तिष्कीय तंत्र की ही खराबी है। जहाँ पे आप ब्रोकॉज एरिया देख रहे हैं, जहाँ पर आप वर्निकेज एरिया देख रहे हैं, अब ये प्रश्न बनेगा कि बताइए वर्निकेज एरिया के क्षति के कारण से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी विकृति आती है भाषा में। तो आपको ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें से आप तुरंत समझ जाना कि जो वर्निकेज एरिया होती है, हाँ रिसेप्टिव होती है, रिसेप्टिव अफेसिया होती है। किसको, देखो देखो, हाँ यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आप सही कह रहे हैं। जैसे आप इनसे, आप अगर कहें इनको, तो इनसे का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इनसे पे जो अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो इनसे प्रेक्टिव का मतलब क्या हुआ। यहाँ पर आपको यही चीज़ लग रहा होगा कि यार किसी चीज़ को बोलने के लिए बात हो रहा है, यानी एक प्रकार से अभिव्यक्त करने की बात हो रही होगी। लेकिन जो रिसेप्टिव जहाँ पे आप देख रहे हैं, रिस्पेक्टिव जो देख रहे हैं, यह एक प्रकार से वर्निकेज एरिया का मतलब होता है कि किसी की कही हुई बात को जो आपने क्या किया, एक्वायर किया है किसी। अभी आप आगे पढ़िए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाँ ग्रहण कर रहा है। हाँ, तो जब किसी व्यक्ति या बच्चे को किसी की कही बात समझने में समस्या हो रही है, तो समझने में हो रही है, क्या हो रही है, समझने में हो रही है,
बट यहाँ पर ये अस्पष्ट नहीं हुआ है ग्रहण, लेकिन ये जो समझने में दिक्कत आई तो ग्रहण करते वक्त ये समस्याएं आई हुई होंगी, ग्रहण करते वक्त समस्याएं आई होंगी। लेकिन एक चीज़ और देखिएगा जरा ध्यान से, इसको जब मैं दोनों को मिक्स करता हूँ ना तो एक टाइप और बन जाता है, एक टाइप और बनेगा। जरा देखिए यहाँ पर एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप रिस्पेक्टिव और अफेजिया में, हाँ अब ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अब अच्छे समझ में आ जाएगा कि इसमें व्यक्ति का बालक के बोलने और समझने, अर्थात ये बात कह सकते हो कि व्यक्त करने में, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताया है अभिव्यक्ति, और फिर बताया मैंने ग्रहण, या इसका मतलब मैंने बताया आप लोगों से एक्वायर यानी अर्जित करना। तो इन प्रकार के दोनों समस्याएं जब देखा जाता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, एक्सप्रेसिव भी बोल सकते हैं, और साथ ही साथ आप उसे बोल सकते हैं रिस्पेक्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिव का मतलब ये होता है एक प्रकार से रिसीव करने वाला। ठीक है, तो ये अफेजिया एक प्रकार से डिसेबिलिटी यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। तो ये आपका वाचाघात है, ये आपका वाचाघात है। वाचाघात किसका है, लैंग्वेज डिसऑर्डर का है। ठीक है, और अरे देखो भाषा ग्रहण करने में कठिनाई को लेकर अगर बात किया जाए तो जब बच्चे में किसी भी आदेश या निर्देश को समझने की क्षमता उसके मस्तिष्क आयु से नीचे पाई जाती है तो यह समझ लिया जाता है कि उसमें भाषा को ग्रहण करने से संबंधित दिक्कत है या समस्या है, आप ये कह दोगे। लेकिन जब व्यक्त करने में आएगी तो आप ये कहते हो कि उससे संबंधित समस्याओं का आकलन करने में हम किसी भी प्रकार या कारणों से जब हम देखते हैं कि बच्चे को बहुत से शब्द ऐसे हैं जो ज्ञान में तो हैं लेकिन वो ग्रहण नहीं, वो क्या नाम नहीं कर पा रहा, अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा, अधिव्यक्त का मतलब होता है अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके की जो समस्या मिलती है हमें कहाँ पर मिलती है, भाषा अभिव्यक्त करने में कठिनाई मिलती है। ये सभी की सभी ब्रेन से होती है। तो ये बात दोनों ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ से ये दो आपको मैंने चीज़ बताई है, दोनों के दोनों जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका था ये इससे संबंधित। ठीक है भाई, आप इसे ध्यान में भी रखिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और कहा गया है अफेजिया के बारे में कि अकॉर्डिंग टू द ब्राइटर्स न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, अफेजिया के बारे में देखो यहाँ अफेजिया इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ साइकोम्बोलिक, ठीक है, फॉर्मुलेशंस इम्प्रेसिव, ठीक है, इंस्प्रेसिव, या इसी का नाम है स्वर हानि प्रतीकात्मकता अभिव्यक्त का एक विकार। तो यह आप तुरंत समझ जाना कि जो अकॉर्डिंग टू द ब्राइटर्स न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा है वो क्या बोला है कि अफेजिया इज़ अ डिसऑर्डर है ऑफ साइम्बोलिक, एक फॉर्मुलेशन इंस्प्रेसिव है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, यह अफेजिया के संबंध में कुछ बात कही गई है और ये बात कही गई है ब्राइटर्स न्यूरोलॉजिस्ट के माध्यम से कि ये जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है ये सेरेब्रल पॉलिसी में पाई जा सकती है, आपको बौद्धिक अक्षमता में पाई जा सकती है ऐसे बच्चों में, और जो श्रवण अक्षमता वाले व्यक्ति हैं उन बच्चों में भी ये देखने को मिल सकती है समस्या, स्वर हानि प्रतीकात्मकता अभिव्यक्ति का एक विकार, जो आप वाचाघात के अंतर्गत दो टाइप आपने देख लिया है। और वाचाघात का नाम ही है अफेसिया, याद रखिएगा उसका नाम है अफेसिया। ठीक है भाई, तो इतनी जो है विकृति जो है आपसे ये पूछा जा सकता है कौन कौन सी विकृति किस में पाई जाती है। बाकी ये पीडीएफ में कुछ खास नहीं है, ठीक है भाई, कि मैं और आगे आप लोगों से बारे में जिक्र करूँ। ये दोबारा से शायद यहाँ पे रिपीट हुआ है इस पीडीएफ में, है ना। अच्छा, आगे हम बात करते थोड़ा देखते हैं ये क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पर बताया गया है भाई कुछ और भी टाइप के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है लैंग्वेज डिसऑर्डर। अच्छा, ये तो मैंने बता ही चुका हूँ आप लोगों कि ये बच्चों में पाया जाता है इस तरीके का। और देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं आप एक और डिसऑर्डर है यहाँ पे फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब आप जान रहे होंगे, फ्लुएंसी का मतलब होता है प्रवाह, फ्लुएंसी और रेट। हाँ, जिसको मैंने अभी आप लोगों से जब बता रहा था स्पीच वाले में, कि जब स्पीच पढ़ा रहा था तो वहाँ पर बताया था कि वाक प्रवाह संबंधी दोष। और वाक प्रवाह संबंधी दोष क्या होता था कि उस व्यक्ति की वाणी कितनी धारा प्रवाह या बिना रुके हुए या बिना किसी अक्षर या शब्द को दोहराए हुए बोला या बोलना होता है ऐसे कंडीशन पर। और यदि व्यक्ति रुक रुक के बोल देता है अथवा कुछ शब्दों को उसके भागों को दोहरा देता है तो ऐसी कंडीशन पर हम इसको बोल देते हैं कि इन्फ्लुएंस, वही जो फ्लुएंस है, फ्लुएंस का मतलब होता है प्रवाह में या एक वाक प्रवाह संबंधी दोष के बारे में बात करता है। ठीक है, रिथिमस भी इसको बोलते हैं, इसको रेट भी कहते हैं। अच्छा, रेट का मतलब होता है प्रवाह वाला, ठीक है भाई।
और यहाँ पर बात करूँ तो रिथिम सिक होता है, ठीक है भाई, रिथिम सिक होगा ये, ठीक है, रिथिम सिक डिसऑर्डर होता है और एक प्रवाह दोष होता है। इसी को इतने सारे नाम हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। ये नए नए नाम जो देख रहे हैं आप लोग, इससे भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं नामों से भी, ठीक है, कंफ्यूज आप लोग नहीं होंगे, ये सारे के सारे नाम आपको दिख भी रहे होंगे। भाषा में यहाँ पे सामान्य रूप से एक ही प्रकार की गति होती है। यदि वह सामान्य गति भाषा में ना हो तो वारी नॉर्मल नहीं कही जाएगी। अगर वो सही तरीके से नहीं है तो वह एक प्रकार से क्या है भाई, आपका प्रवाह संबंधी दोष है ना। और यही चीज़ें मैंने आपको बताया है कि आवाज़ जल्दी जल्दी बोली जाती है और इतनी धीरे से समझने लायक ना हो, तो यह एक प्रकार का यहाँ पर बताया गया कि अगर जब आवाज़ धीरे धीरे तीव्र गति से बोली जाती है प्रवाह में, तो वो 2 टाइप से होंगे। और वो 2 टाइप से कौन कौन से होंगे, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे। एक को बताया है इसने क्या, स्टैम्प्स रिंग, जिसको बोलते हैं हकलाना, और एक को बोला गया है क्या, क्यूमरिस, क्यूम्स, यहाँ पर बोला गया है कि क्यूम्स रिंग। क्यूम्स रिंग का मतलब होता है सरपट बोलना। सरपट का मतलब होता है कि एक प्रकार से तीव्र गति से बोलना, है ना। और एक होता है हकलाना। तो अब हकलाने का मतलब स्पीच डिसऑर्डर के अंतर्गत साधारण रूप में ये देखा गया है कि समानता बच्चों एवं बड़ों में पाया जाता है ये, ठीक है भाई, बड़ों बच्चों में ये देखने को हमें मिलता है। जैसे ध्वनि का खिंचाव हो सकता है, चेहरे का तनाव हो सकता है, ठीक है भाई, आई ब्लीडिंग, ब्लिंकिंग है यहाँ पर, ठीक है, हिचकिचाहट हो गया, ध्वनि का रुकना हो गया, और ब्लिंक ऑफ साइड, ठीक है भाई, तो साउंड, ब्लिंक ऑफ साउंड, तो एक रुक जाना, इस तरीके की जो क्रियाविधि होती है, यह हकलाने की क्रियाविधि के अंतर्गत इसे रखा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पी प्लीज़, है ना, ऐसे ऐसे शब्दों को क्या बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हकलाने के अंतर्गत इसे रखा गया है, ठीक है। और एक है आत्मविश्वास का ना होना, ठीक है, आत्मविश्वास का ना होना। तो इससे भी कभी कभी क्या होता है, बच्चों में दिक्कत होती है लैंग्वेज को लेकर भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। तो लैंग्वेज में आपको बस इतनी ही बातें ध्यान रखनी है, बाकी आगे कुछ चीज़ें नहीं है। यहाँ पे देखिए क्लटर, एक और शब्द दिख रहा है। क्लटर का मतलब क्या होता है भाई, जो क्लटर का अर्थ बनता है, इसका मतलब होता है अस्पष्ट बोलना। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अस्पष्ट बोलना, जब मैंने आपको बताया था उच्चारण संबंधी में सोडा के बारे में, तो आपको थोड़ा सा याद दिलवा दूं आप लोगों को सोडा के बारे में। तो सोडा, एस का मतलब था आपका सब सिचुएशन, जिसको प्रतिस्थापन बोला था आपने, और ओ का मतलब था ओमेशन, जिसका मैंने बताया था एक प्रकार से छोड़ना, और डी का मतलब मैंने बताया था आप लोगों से डिस्ट्रैक्शन, मतलब डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है अशुद्ध बोलना, है ना, जिसने बोलता है डिटेक्ट करो, है ना, डिटेक्ट करो। तो ये चीज़ है। और एक होता है एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। तो जैसे यहाँ पर जो चीज़ें होती है छोड़ने की बात, तो क्लटर में कहा गया अस्पष्ट बोलना, यहाँ पर अस्पष्ट बोलना, तो जो आप डिस्ट्रैक्ट है तो वो अशुद्ध बोलना था आपका, आप उससे इससे रेट ना करें। और यह बीमारी अस्थायी समस्या है, मतलब ये फिक्स नहीं है, ये ठीक हो जाती है, ये ठीक भी हो जाती है। हालांकि सोडा में अगर मैं डी के बारे में बात करूँ, जो अशुद्ध बोलना जिसको मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन, वो भी ठीक हो जाता है, स्पीच थेरेपी दी नहीं पड़ती उसे भी, वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन ये लैंग्वेज के अंतर्गत आपको क्लटर देखने को मिल रहा है। क्लटर कहाँ मिलेगा, लैंग्वेज मिलेगा, लेकिन जो डिट्रैक्शन मिलेगा वो उच्चारण संबंधी स्पीच में मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे अगर एग्जाम में मिलेगा क्लटर, तो ढूंढना भाई कि ये लैंग्वेज से है कि सोडा से, ऑप्शन में मिलेगा तो यहाँ पे जरूर उससे संबंध में कुछ क्लटर एक शब्द जरूर मिलेगा आपको, जो भाषा से संबंधित होगा, भाषा से संबंधित होगा, तो आप इसको सही कर देना वहाँ पर फिर। और इसके अंतर्गत बोले गए प्रवाह तेज होता है और सुनने वाले व्यक्ति की बात जो है समझ में नहीं आती है, तो यह एक प्रकार का क्या होता है, क्लटर माना जाता है इसको क्या बोला जाता है, क्लटर बोला जाता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये चीज़, अच्छा क्लटर को सोडा को क्लटर को देखो, डी को मैंने आपको बताया, इसके बारे में कह रहे हो डी और क्लटर। डी देखो डी जो है आपका डिस्ट्रैक्शन है, और डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है अशुद्ध, यानी दोष के इस दोष में जो बोले जाते हैं जो अक्षर या शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देता है, तो उससे क्या होता है, दिक्कत होती है श्रोता को, सुनने वाले को। तो वो क्या कहता है कि भैया बार बार पूछता ही रहता है, उससे बार बार पूछता रहता है, तो ये स्पीच के अंतर्गत सोडा में आ जाएगा। और जो क्लटर होता है
इसमें अस्थायी समस्या होती है या अस्पष्ट बोलना होता है। तो यहाँ का कहने का मतलब है बोलने का प्रवाह तेज होगा और सुनने वाले व्यक्ति की बात समझ में नहीं आएगी। तो जो सुनने वाली बात होगा, तो देखो यहाँ पर भी सुनने वाली बात है, और मैं सोडा में भी आपसे ये बात बता रहा था, डी में, सोडा के डी में भी यही बात बता रहा था। लेकिन अगर आपको प्रश्न को जब क्लियरफाई करना होगा तो एक होगा स्पीच से, एक होगा लैंग्वेज से। कलेक्टर पाया जाता है लैंग्वेज में और स्पीच में पाया जाता है डी, जिसको आप बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रेशन बोलते हैं, डिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था स्पीच के बारे में, ठीक है भाई। इसके कुछ लक्षण हैं, कारक हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे के सारे लक्षण क्या होते हैं कि रेट ऑफ फ्लुएंस ज़्यादा होती है इसमें, शॉर्ट स्टेप बहुत कम होता है, ठीक है, स्टैंड। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको एक लक्षण के रूप में देख सकते हैं। ये से लक्षण क्या क्या है, ठीक है ना। स्प्लिस ऑफ टंग है, ठीक है, जीभ से यानी संबंध में है, यानी जबान का फिसलना जिसको आप बोलते हैं, स्लिप कर गई है ना, स्लिप्स। और ऐसे लोगों से गलत बोलने की जो है चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वह जल्दी जल्दी अपनी बातों को बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्लिप ऑफ टंग ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। अगर बात करूँ अटेंशन, अटेंशन का मतलब ध्यान होता है, आप भले भांति तरीके से जानते हैं। तो ये भी एक प्रकार से जल्दी जल्दी बोलते हैं और बोलते बोलते कुछ हद आभास होता है, मतलब उनको आभास भी होता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल भी रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अटेंशन के भी अंतर्गत ये लक्षण भी देखने को हमें मिल जाता है, ठीक है। आत्मविश्वास में कमी या ब्लॉक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ये भी एक प्रकार का माना जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, लक्षण है आपको, ठीक है भाई। कारण आप देखिए वातावरणीय है और परिस्थिति है, और फिर माता पिता की दुलार या दोष, या आप ओवर प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स कहें तो भी एक प्रकार का ये सी बीमारी जो है देखने को हमें मिल सकती है। अच्छा, माता पिता का दुलार और ऐसे दोषों में आप लोगों को अगर पूछ लिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न फैक्ट है। आजकल सामान्यतः नॉर्मल चीज़ों में ये देखा जाता है, आजकल ये नॉर्मल चीज़ों में बेसिकली देखा जाता है, ठीक है। जो होते हैं माता पिता अपने बच्चों से अधिक लगाव रखते हैं, ठीक है, दुलार या प्रेम भाव या स्नेह करते हैं, तो ऐसी कंडीशन जो ये दोष बन जाता है एक प्रकार का। और ये कौन सा दोष बन रहा है, लैंग्वेज का बन रहा है। कौन सा दोष बन रहा है, लैंग्वेज का दोष बन रहा है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें, तो ये एक प्रकार कारण है ये। अब ये कारण किसका, अफेसिया का कारण है, कारण किसका है, अफेसिया का कारण है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। बाकी यहाँ पर मैंने आपको पहले बता रखा है कि देखो यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है कि इसके जो तत्व हैं अफेसिया के। अभी देखो मैंने जब वाणी पढ़ा रहा था स्पीच, तो उसमें मैंने 3 चीज़ों के तत्व के बारे में बताया था। मैंने पिच बताया था, और आपको पिच का मतलब होता तारत्व, और उसके बाद क्वालिटी बताया था गुण, उसके बाद बताया था उच्चता यानी लाउडनेस बताया था आप लोगों से। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप लोगों से देख रहे हैं आप लोग फ्रीक्वेंसी जिसको आप बोलते हैं आवृत्ति, और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटेंसिटी, और जो इंटेंसिटी है वो आपको बताती है तीव्रता को, और जो पिच होता है उसको स्वरमान भी कहा जाता है या तारत्व भी इसी को बोला जाता है ना। तो कंठ से संबंधित जो दोष पाए जाते हैं बेसिकली वो तारत्व वाला ज़्यादा पाया जाता है। तारत्व का मतलब पिच। यदि किसी व्यक्ति का अथवा बच्चे का जो पिच है वो सामान्य से ऊंचा हो जाए, सामान्य से ऊंचा हो जाए, और कभी कभी नीचा हो जाए, या ऊंचा नीचा दोनों इस तरह की कंडीशन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एक प्रकार का जो होता है पिच संबंधी दोष पाया जाता है, और ये कंठ से संबंधित होता है। ये बीमारी जो बेसिकली देखा जाता है ना स्पीच में, ये बीमारी स्पीच में जो देखा जाता है कंठ में देखा जाता है। कहाँ पर देखा जाता है, कंठ में देखा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये 3 तत्व आपको यहाँ पर मिल जाते हैं लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। बाकी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, कि क्या चीज़ें हैं जहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। देखिए यह दोष जो है वाणी दोष में अगर बात करूँ तो पिच और इंटेंसिटी या फ्रिक्वेंसी व क्वालिटी, इन चारों का बदलाव आ जाता है, तो आवाज़ दोष भी पाई जाती है। तो यानी सामान्यता से ये अलग हो जाता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति जब मूल रूप से हट कर बोलता है तो वॉइस डिसऑर्डर के रूप में होता है। तो जैसे मेल फीमेल की आवाज़ मिलना या निकलना एक प्रकार से, तो फीमेल मेल की आवाज़ निकलती है, तो यह 2 प्रकार की होती है, हाइपर नेसेल, और इसे नेसलिटी कहते हैं। इससे क्या बोलते हैं, नेसलिटी भी बोलते हैं। और इसमें जब वक्ता नेसल साउंड अर्थात मानंग, नेसल साउंड का मतलब होता है जो नाक से बोला जाता है, नासिका वाला जो पंचमा अक्षर होता है। आपने पढ़ा भी होगा पंचमा अक्षर, है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा, ना होगा फिर माँ होगा, ये पंचमा अक्षर होगा। इन अक्षरों के अलावा जैसे साउंड में यहाँ पर जब इसके साथ साथ ना
अन्य कोई स्वर या व्यंजन हो जाते हैं तो उसमें नाक के सहारे बोला जाता है। तो यह एक प्रकार से क्या बोला जाता है, हाइपर नेसल भी बोला जाता है इसको, हाइपर नेसल। अगर इसकी कभी हिंदी अगर आप लोगों से पूछे जाए इस तरीके की कंडीशन में, तो इसको नकियाना भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, नकियाना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नकियाना। हाँ, नकियाना, इसको इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका। ठीक है, एक बार म्यूट हो जाइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या चीज़ होता है आप समझ गए अच्छे तरीके से, पंचमा अक्षर के सारे। और एक होता है, आप देखिए यहाँ पर हाइपर नेसलिटी। अच्छा, इसी को बोला जाता है हाइपर नेसलिटी ही, हाइपर नेसल को। हाइपर नेसल और हाइपर नेसलिटी दोनों बात एक ही है ना। हाइपोनेसलिटी की बात कर लेते हैं। इसमें देखो डी नेसलिटी इसको कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऊपर ही आपने देख रहा है कि एक हाइपर नेसलिटी थी। ठीक है भाई, हाइपर नेसलिटी थी, और हाइपर नेसलिटी हम बोलते थे हाइपर नेसल को। और ठीक उसी तरीके से हाइपोनेसलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं, आपको हम लोग बोलते हैं डी नेसलिटी। और इसमें आपको बताऊं डी वाले में क्या होता है, म न ड़ ध्वनि नेसल साउंड के द्वारा होती है। जब वक्ता नेसल साउंड के इस रूप में नहीं बोलता है तो इस प्रकार का दोष जो है हाइपो नेसलिटी का डिसऑर्डर के अंतर्गत भी कहा जाता है। तो देखिए, अक्सर मैं बताऊं आप लोगों से, मैंने जिस तरीके से अभी बताया था, अग्रभाग अगर देखा है आप लोगों ने तो बहुत अच्छी बात है, मध्य भाग पश्च भाग जीभ के बारे में याद आया किसी को? तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों से अग्रभाग में बताया था कि भाई छोटी ई, बड़ी ई, छोटा सॉरी ए अ होता है, और मध्य में आपका आ आता है। बाकी जितने अक्षर बच गए वो आपके पश्च में आ जाते हैं, वो आप लोग जानते हैं भली बात तरीके से, मुझे बताने की भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है आप लोगों से, तो मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों से। तो उसी कंडीशन में आप एक और चीज़ याद रखिएगा कि हाइपरनेसलिटी भी इसी तरीके से कुछ अक्षरों को लेकर आता है, तो उसमें म न ड़ होता है। ठीक है, म न ड़, तो आप ये तीन जो अक्षर हैं इसका आप ध्यान रखिएगा, यही ध्वनि नेसल साउंड के रूप में आती है, हाइपोनेसलिटी के रूप में। और ये इस अगर इसको बोलने में दिक्कत है किसी को कि मा नाड़ा में बोलने में, तो ये आप तुरंत समझना है कि हाइपोनेसलिटी का डिसऑर्डर के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तुरंत समझना। और अगर मा नाड़ा में अगर साथ साथ अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, ऊपर यहाँ पर देखिए जो पंचमा अक्षर के अंतर्गत मैं बात कर रहा था आप लोगों से, यहाँ पर भी देखिए नाकियाना वाले शब्द में मैंने कहा कि ऐसा साउंड में मा नाड़ा, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर भी साउंड बोलता है और अन्य स्वर एवं व्यंजन होते हैं, साथ में अन्य स्वर और व्यंजन होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, और जब वक्ता नेसल साउंड के रूप में नहीं बोल पाता है तो ऐसी कंडीशन पर हम उसे क्या बोलते हैं, हाइपोनेसलिटी बोलते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है, यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है, तो हाइपोनेसलिटी के रूप में नहीं बोला जाता है और हाइपरनेसलिटी के रूप में बोला जाता है। तो यहाँ पे अन्य स्वरों और व्यंजनों के साथ, बाकी पंचमा अक्षर वही, और ख़ास कर इसमें मा न ड़ा आता है, खास कर इसमें मा न ड़ा आता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा इस वाले में, हाइपोनेसलिटी में। फैक्टर के रूप में आप जानते हैं भलीभांति तरीके से, है ना, कि देखिए उच्चारण संबंधी दोष पर क्या क्या यहाँ पे श्रवण दोष को शुरुआत में कब किस तरीके से कंडीशन होती है, तो ये आप जानते हैं भाई कि कारक में जन्म से पूर्व भाषा का विकास जो है बाद में हो जाए, या जन्म के पूर्व या जन्म के बाद, या इन परिस्थितियों में प्रभाव जो है विकसित हो जाता है। कारण देखने को हमें मिल जाते हैं इन सारे कारण में। ठीक है, तो जन्म से यहाँ पे श्रवण दोष होने वाले व्यक्ति में क्या किस तरीके से, यदि जन्म के बाद उसमें दोष आता है तो उसे भी कुछ भाषा आ जाती है, तो इस प्रकार का भी यहाँ पे क्या एक कारण माना जाता है। उच्चारण दोष इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की हेयरिंग लॉस किस डिग्री का है। ठीक है, ये भी रिप्रेजेंट कर देता है आपका। उच्चारण दोष का पता है इस बात से नहीं चलता है कि व्यक्ति हेयरिंग एड का प्रयोग करता है या नहीं करता है, कब से प्रयोग कर रहा है, तो बच्चे का प्रारंभ में हेयरिंग एड का यूज़ करते वक्त उच्चारण दोष कम था या कैसा था, किस कंडीशन में था, यह एक प्रकार का आपका कारण हो जाएगा। आप इसे देख लेना, मैं PDF अभी आप लोगों को सेंड कर देता हूँ इसकी PDF। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें हो जाएंगी बस। तो ये आज का जो था लैंग्वेज डिसऑर्डर के लेकर था। ठीक है, और कल हम बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा और आगे चर्चा करेंगे कि भाषा विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। अभी मैं आप लोगों से अब स्टार्ट करूंगा कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोगों से। ठीक है, क्या आप लोगों को PDF दिखाई दे रहा है? मैंने एक बार आप लोगों से 50 क्वेश्चन इससे पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में इससे पहले जो है 50 क्वेश्चन आप लोगों से मैं करवा चुका हूँ, और ये क्वेश्चन है आपके सामने 50। ठीक है, यहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आप लोग जरा मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, बताइए। एक व्यवसाय की सफलता आधारित है,
व्यक्तिगत संतोष प्रदान करने की नीति के लेकर लोगों के संबंध को बनाए रखने, कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। देखिए एक व्यावसायिक सफलता पर आधारित है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। देखिए अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान एक नेता के रूप में होगा कि प्लानर के रूप में होगा, मैनेजर के रूप में होगा कि मोटिवेटर के रूप में होगा, प्रेरक के रूप में होगा। एक अध्यापक के रूप, प्रेरक के रूप में होगा, यानी हाँ यहाँ पर जवाब आ रहे हैं भाई, आप सभी का जवाब आ रहा है कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर अध्यापक की एक मुख्य भूमिका की जो पहचान होती है वो निम्न में से होती है लीडर के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, नेता के रूप, हाँ नेता के रूप में, हाँ ऑप्शन नंबर ए, हाँ ए नेता के रूप में। अब यहाँ पे नेता आप ऐसे नेता ना समझे, नेता का चहुमुखी विकास या सर्वांगीण विकास की बात करता है, ये उसके रूप में आया। ठीक है, नहीं मोटिवेटर, अच्छा मोटिवेटर लीडर के रूप में नहीं हो सकता। देखिए मैं लीडर के रूप में इसलिए कह रहा हूँ, ओके हाँ सही सही, वेरी गुड वेरी गुड, लीडर के रूप में नहीं होगा, वेरी गुड शाबाश। नेता के रूप, हाँ गलत जवाब हो जाएगा ए गलत जवाब हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है भाई, इसका गलत जवाब ए है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर डी होगा, मोटिवेटर के रूप में होता, प्रेरक के रूप में होता, क्योंकि मार्गदर्शक होता है शिक्षक, वेरी गुड। टीचर सिर्फ मार्गदर्शक होता है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अध्यापक की मुख्य भूमिका एक मोटिवेटर के रूप में होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखिए कि अध्यापन में या अध्यापन से पहले एक अध्यापक करता है उद्देश्यों की पहचान, अध्ययन पाठ्य को तैयार या उसकी रुचि की जानकारी या उपरोक्त सभी उद्देश्य, हाँ उद्देश्यों की पहचान भी करेगा, अध्यापकों की तैयारी भी करेगा और यहाँ पे रुचि भी रखेगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट, आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट है जवाब डी। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सार्थक अध्यापन का मतलब होता है एक प्रकार इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड है, किसमें इंक्लूड है कि अध्यापक क्रियाशील और परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो या ना हो इसको। और दूसरा आपसे कहेगा कि अध्यापक क्रियाशील हो या ना हो परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो, और अध्यापक क्रियाशील हो और विद्यार्थी भी क्रियाशील हो, उपरोक्त में से सभी परिस्थितियाँ। बताइए जरा, सी सही नहीं लग रहा है? हाँ सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर, हाँ सही। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम किस पर होता है? सर्वप्रथम परिणाम क्या होना चाहिए अध्यापक का? कि विद्यार्थी के व्यवहार को इच्छित दिशा में बदलाव, कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, कि विद्यार्थियों के चरित्र का विकास, कि उचित काम में नियुक्ति होना, उचित काम में। देखो अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम क्या होगा? विद्यार्थी के व्यवहार का इच्छित दिशा बदलाव करना, कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना, चरित्र का संपूर्ण विकास सही नहीं हो सकता क्या? बताइए। संपूर्ण, अगर संपूर्ण विकास होगा तो ए क्या कर रहा है कि विद्यार्थी के व्यवहार का इच्छित दिशा देना। हाँ ये सही होगा आपका, हाँ 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 सही जवाब हो जाएगा इसका, सही जवाब, बहुत बढ़िया है ना, ये होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर ये कि अध्यापन की कार्य क्षमता की प्राथमिकता आवश्यक है। अब बताइए जरा मुझे कि यहाँ पर जो अध्यापन की कार्य क्षमता है प्राथमिकता आवश्यक है, अध्यापन कौशल की निपुणता का प्रयोग किया जाए, अध्यापन की विविध तकनीकों का निपुणता पर, कि अध्यापन के माध्यम और टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग किया गया, कि उपरोक्त सभी। बोलिए। ओके सही जवाब यहाँ पर डी इज द राइट आंसर, करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट। ये आज का लास्ट क्वेश्चन ले लो, एक क्वेश्चन मुझे करवाना था, इसके बाद आप लोगों का यहाँ से मैं कल स्टार्ट कर दूंगा आगे, कल पहले क्वेश्चन ले लूँगा और फिर उसके बाद आप लोगों को मैं थ्योरी करा दूंगा। ठीक है,
अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत जरूरी है, बताइए कौन सा? शिक्षण में विद्यार्थियों का क्रियात्मक भाग लेने के लिए निश्चित करने में, कि विद्यार्थियों के तथ्यवाद रखने के लिए, कि विद्यार्थियों को अनुशासित करने के लिए, कि विद्यार्थियों को इम्तहान के लिए तैयार किया जाए। ऑप्शन है वेरी गुड, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर कि विद्यार्थियों का क्रियात्मक भाग लेने के लिए निश्चित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, हम लोग जो है कल इसी के आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर आप याद रखिएगा इसका। ठीक है भाई, ठीक है ना? चलिए, ओके।